हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि, योर मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। आज हम वायुमंडल की संरचना एवं संगठन को बड़े आसानी से पढ़ने वाले हैं, बड़े कंसेप्चुअल बेस पर पढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ें भूलें ना। यह जो टॉपिक है इससे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम पर्यावरण के बारे में बात करना चाहेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण जो होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। या आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं पर्यावरण के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हूँ। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि मतलब चारों तरफ, परि मतलब क्या होता है, चारों तरफ, आवरण मतलब जो घेरे हुए हैं। मतलब जो भी ऐसे जैव या अजैव घटक जो किसी जीव या किसी जंतु को उसको चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं या जो उनको प्रभावित करते हैं, उन्हें हम पर्यावरण की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मैं अपने आप को लेता हूँ तो मेरे चारों तरफ कई पेड़ पौधे मिलेंगे या मेरे आस परिवेश में कई जीव जंतु मिलेंगे, कई जैविक घटक मिलेंगे। जैविक घटक का सेंस ये है जिसमें जीवन, ऐसे घटक जिसमें जीवन पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, जैविक घटक कहेंगे। जैविक घटक के अंतर्गत आपके सूक्ष्म जीव से लेकर के आपके बड़े बड़े जो पेड़ पौधे जंतु सभी जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो अजैविक घटक में जितने भी मृत पदार्थ आप देखने को मिलते हैं जिसमें मतलब जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे मिट्टी हो गई, वायु हो गया, है ना, पानी हो गया, ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल जैविक घटक ही मनुष्य को प्रभावित करती है उसके जीवन में, उसके साथ उसका अजैविक घटक भी प्रभावित करती है। जैसे हमें हवा न मिले, हमें ऑक्सीजन न मिले तो हमें क्या होगी, समस्या होगी, जिससे हम प्रभावित होंगे। या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए वायुमंडल में या पृथ्वी की सतह पर, तब भी क्या हो जाए, समस्या उत्पन्न होगी। या किसी जानवर की मात्रा दिन प्रतिदिन उसकी संख्या में बढ़ती जाए, तब भी हम उससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। कहने का सेंस ये है कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी जीवधारी जिसके चारों तरफ जो जैविक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं वो सभी पर्यावरण की श्रेणी में आते हैं। कहने का सेंस ये है कि हमारे चारों तरफ से पृथ्वी का वह आवरण जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों पाए जाते हैं और दोनों प्रभावित करें, उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण की श्रेणी में रखते हैं। या आप सबसे सिंपल में बताऊं कि आप खुद को अलग कर लीजिए, जो भी शेष आपके पास बचेगा वो पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पर्यावरण एक क्या है, व्यापक विषय है। तो पर्यावरण का सेंस आप समझ चुके होंगे। पर्यावरण को मुख्यतः जो है दो भागों में बांटा गया है। एक आपका जो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, क्या बोलते हैं आप, प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा आप क्या कहते हैं, मानवीय पर्यावरण। एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, दूसरा क्या होता है, मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण या इसे भौतिक पर्यावरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण का मतलब क्या है ना, ये समझते हैं। तो ऐसा पर्यावरण या ऐसे प्रकार का पर्यावरण जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप, जो मनुष्य का हस्तक्षेप हो या मनुष्य की जो भूमिका हो वो ना के बराबर हो, वो क्या हो, ना के बराबर हो। या ऐसा पर्यावरण जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप न हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण कहेंगे। मानवीय पर्यावरण का सेंस ये है जिसमें पूर्ण रूप से क्या हो, मानव का हस्तक्षेप हो। ऐसे पर्यावरण जिसमें पूर्ण रूप से मानव का हस्तक्षेप हो उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए, कोई भी ऐसा पर्यावरण नहीं है जो पूरी तरह से मानवीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक का तो योगदान है ही है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण में मानव हस्तक्षेप दोनों में होता है, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण में उसकी जो हस्तक्षेप होती है काफ़ी कम पाई जाती है, और जबकि मानवीय पर्यावरण में उसकी जो हस्तक्षेप जो मानव को होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। हम इसमें बात क्या करने वाले हैं ये चीज़ समझते हैं। हमें बात मेनली करना है प्राकृतिक पर्यावरण की। किसकी बात करनी है, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण। किसकी बात करेंगे, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ
ताकि चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण की बात करें तो उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया है? 4। पहला आपका क्या है? जलमंडल। क्या होता है? जलमंडल। दूसरा क्या है आपका? स्थल मंडल। तीसरा क्या है? वायुमंडल। और चौथा क्या है आपका? जैव मंडल। बात समझ में आ रही ना? पहला है जलमंडल, दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा आपका क्या है? वायुमंडल, चौथा क्या है? जैव मंडल। तो जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी का जो पूरा सतह है उसमें जल पाया जाता है और स्थल पाया जाता है। तो जल स्थल मुख्यतः पाई जाती हैं। तो जल की जो मात्रा होती है, अगर पृथ्वी की पूरी सतह को ले ले, पूरा उसकी क्षेत्रफल को ले ले, तो 71% पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 29% पर क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। अब इसी का अपोजिट कर लीजिए, स्थल मंडल की बात हो रही तो 29% स्थल और 71% क्या हो जाएगा? जल। और उसी प्रकार हम जैव मंडल की बात करें, किसकी बात करें? जैव मंडल। देखिए, जैव मंडल का मतलब ये होता है, जैव मंडल का सीधा संबंध है जीवित जगत से। किससे संबंधित है? जीवित जगत से। या वह मंडल जिसमें जीवित या जैव घटक मुख्यतः पाए जाते हैं वो जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। किसी भी जैव मंडल के निर्माण के लिए 3 चीज़ों की प्रमुखता होती है, या हम यह कह सकते हैं कि जो जैव मंडल का जो निर्माण होता है वो जल, स्थल और वायु, जल, स्थल, वायु तीनों के समावेशन से जैव मंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। जल मंडल, स्थल मंडल या जल, स्थल, वायु तीनों का जब समावेशन होता है तो वो किसकी उत्पत्ति होती है? जैव मंडल, मतलब जीवन। किसकी उत्पत्ति होती है? जीवन, मतलब जैव घटक। ठीक है। चौथा जो हमने लिया था वायुमंडल। क्या लिया था? वायुमंडल। हमें किसकी बात करनी है? मुख्यतः वायुमंडल की। हमें बात करनी है वायुमंडल की, मुख्यतः हमें क्या करनी है? बात करनी है। तो वायुमंडल क्या होता है? प्रश्न ये उठता है आपके अंदर। तो वायु क्या होता है? वायुमंडल ऐसा मंडल, या हम यह कह सकते हैं पृथ्वी के सतह के चारों ओर, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के चारों ओर, पृथ्वी की सतह के चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है, जो वायु का क्या पाया जाता है? आवरण, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। फिर समझ लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने परतों में बांटा गया? 5 परतों में बांटा गया। किसके बारे में? कितने परतों में बांटा गया? 5 परतों में, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अब ये वायुमंडल देखा जाए तो वायुमंडल जो समावेशन होता है, जो वायु, पहली बात आप ये समझ लीजिए वायु क्या है? एक तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये बताओ वायु क्या है? तो तत्व है कि मिश्रण है कि क्या है? यौगिक है। तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कि वायु एक क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। क्योंकि वायु में आपका जो है गैस, कई गैसों का समावेशन पाया जाता है। उसमें आपका जलवाष्प पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जलवाष्प। और क्या पाया जाता है? धूल कण। क्या पाया जाता है? धूल कण। तो वायु मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, गैस, जलवाष्प और धूल कण। इसमें गैस की प्रधानता होती है, ठीक है, मतलब गैस इसमें पाए जाते हैं। तो कई सारे गैस पाई जाती हैं, है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वायुमंडल समझ चुके होंगे कि वायुमंडल का मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह हो गई और उसकी चारों तरफ वायु का क्या हो गया? आवरण हो गया। ठीक है। अब इसे कई परतों में बांटा गया है। कई परतों मतलब मुख्यतः कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया। क्यों बांटा गया 5 परतों में? किस आधार पर? गैसों के गुणों के भिन्नता के आधार पर।
गैसों के गुणों के भिन्नता के आधार पर, क्योंकि हर एक परत में जो गैस के गुण होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वो आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी गैस पाई जाती है मुख्यतः, है ना। हमने आपसे ये बताया कि वायु जो है मुख्यतः 3 चीज़ों का समावेशन पाया जाता है वायु में, गैस, जलवाष्प और धूल कण, है ना। तो गैस कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो गैसों में देखा जाए तो गैस में मुख्यतः जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है मुख्यतः उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है आपकी, नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा कितनी होती है 78.8% या आप कह सकते हैं लगभग 79%। अगर आपका विकल्प में आता है 78.8% या 78% के आसपास, मतलब 78.1, 78.5 या 79% भी आता है, तब भी आप नाइट्रोजन क्या करेंगे, टिक करेंगे, 79% क्या करेंगे वहाँ पर टिक करेंगे। अब नाइट्रोजन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है, क्योंकि यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली क्या है, गैस है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी गैस है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन है ना। अब नाइट्रोजन की क्या क्या उपयोग है, नाइट्रोजन के क्या महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, ये जीवित जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। तो नाइट्रोजन की जो छोटी जो इकाई होती है प्रोटीन, मैंने कहा प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन की छोटी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एमिनो एसिड होती है। और एमिनो एसिड जो होता है वो किससे बना होता है, नाइट्रोजन के समावेशन से। मतलब प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजन के बिना उसका निर्माण नहीं हो सकता है। आप जानते हैं प्रोटीन का कितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर में योगदान है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान नाइट्रोजन का है वो पौधों के लिए, क्या है, पौधों के लिए। अब पौधों जो लेते हैं, पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं वायुमंडल से, ये क्या करते हैं, वो इसको नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में इसका यूज करते हैं। तो नाइट्रेट के फॉर्म में वो अपने जड़ों के माध्यम से, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या करता है, परिवर्तित करता है, जो कि पौधों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करता है, योगदान रखता है। हमने नाइट्रोजन की बात कर ली कि नाइट्रोजन की मात्रा 78.8% समथिंग पाई जाती है। आप अपने दिमाग में रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये रखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद हम आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 20.9% या लगभग 21%। कितनी, 21%। ठीक, अगर ऑप्शन में इसके आसपास आता है तो आप उसको टिक लगा लेंगे, क्योंकि कोई एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेसिमल में दिया गया है, एकदम आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। 20.9% है, उसको 21% भी लिया जा सकता है। ओके, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं जब से हम जन्म लेते हैं तभी से ऑक्सीजन से हमारा गहरा नाता हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो होता है किसी भी जीवधारी के जीवित रहने के लिए, उसके श्वसन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। क्योंकि यही ऑक्सीजन ही है जो खून में, ब्लड में क्या करता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा वो पूरे शरीर पर, पूरी कोशिकाओं पर क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है श्वसन के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, मानव जीवन के लिए या अन्य जो जीवधारी हैं उनके जीवन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखा जाए आर्गन। आर्गन की मात्रा कितनी है, 0.93%। अब आर्गन क्या है, आपने 12 में पढ़ा होगा जो केमिस्ट्री की किताब में कि अक्री गैस पढ़ा होगा। आर्गन एक क्या है, अक्री गैस है। अक्री मतलब डिसएक्टिव गैस, मतलब जो एक्टिव नहीं रहती है, एक्टिव ना रहे, या कह सकते हैं कि किसी अन्य तत्व से के साथ क्या विक्रिया नहीं करती है, ये एक अक्री गैस की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसे हम अक्री गैस कहते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी, 0.93%। अब कार्बन डाइऑक्साइड,
अब ये जो है बहुत खतरनाक वाले भैया हैं। दूसरी बात, ये फ़ायदेमंद भी हैं, ठीक है, पौधों के लिए। ठीक, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, हमेशा एकदम बैलेंस बना रहना चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है कितनी वायुमंडल में, 0.03%। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसके कारण वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, है ना। अब दूसरी बात, ये हानिकारक इसलिए है, पहले हम फायदे की बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे वायुमंडल में एक कांच के घर की तरह काम करता है, मतलब वो तापमान को बनाए रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारे पृथ्वी की सतह का तापमान माइनस में चला जाए और जीवन संभव न हो पाएगा। आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्षोभ मंडल में। तो ये हमने बात कर लिया। और बाकी अन्य गैसें हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78.8% या 79%। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 20.95% या 21%। उसके बाद आर्गन जो आपका है 0.93%। ये एक अक्रिय गैस है। अगर ऑप्शन में आ जाए ये बताओ वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो आर्गन का ऑप्शन है, तो आप आर्गन वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। बाकी और भी अक्रिय गैसें पाई जाती है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। 0.003% आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ढंग से याद होने चाहिए। 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आपका 20.95% या 21%। और आपका नाइट्रोजन जो होता है, सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो क्या है, नाइट्रोजन है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हम जो बात करने वाले हैं अब परतों की बात करें। अभी हमने किसके बारे में बात कर रहे थे, वायुमंडल, जो वायु की संरचना, जो उसका स्ट्रक्चर है, वायु किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। तो गैस के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि उसमें आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है आपका आर्गन है, ठीक है। उसके बाद जो है हम अब गैस और धूल कण भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो वायुमंडल होता है वो गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण होता है। जो धूल कण होते हैं वो हमारे पृथ्वी से जाकर वहाँ पर पृथ्वी की सतह से कैसे पहुँचते हैं धूल कण, जैसे धूल क्या होती है, उड़ती रहती है, आप देखे होंगे, या ज्वालामुखी की प्रक्रिया जो होती है मुख्यतः, तो ज्वालामुखी जो प्रक्रिया होती है तो बहुत ज़्यादा उद्गार होता है ना उसमें से, तो उसमें से लावा या धूल कण निकलते हैं। तो वही धूल कण निकल करके वो कहाँ पहुँचते हैं, काफ़ी हाइट पर पहुँचते हैं, धूल कण वहाँ पर मिलता है, ठीक है। या ये भी रीज़न हो सकता है कि जो कारखानों के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ जो काम बहुत सारे किए जाते हैं तो उनके कारण भी धूल कण की मात्रा वहाँ पहुँचती है। या ईंधन के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं उसके माध्यम धूल कण पहुँचती है। अगर हम जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प का सेंस है कि जो पानी जो सोखा जाता है सूर्य के द्वारा, जलवाष्प वहाँ पर वायुमंडल में क्या होती है, पहुँचती है। तो वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण। अब हम उसके बाद बात करेंगे वायुमंडल के परतों के बारे में, है ना। वायुमंडल मुख्यतः इसको 5 परतों में बांटा गया है, एक एक करके बात करेंगे। पहला हम देख लेते हैं, पहला क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की परतों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसको भी दिमाग में आप रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इंग्लिश ही पूछ लेता है, हिंदी नहीं वर्ड लिखता, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मंडल है आपका समताप मंडल, तीसरा मंडल आपका है मध्य मंडल, चौथा जो होता है आयन मंडल, पांचवा क्या है, वायुमंडल। तो एक एक करके हम बात करेंगे, अब बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे पूरी समझ के साथ। तो पहले क्षोभ मंडल की बात करेंगे। ये क्षोभ जो होता है ये इसको डिस्टर्बेंस है ना, हम ये कह सकते हैं
डिस्टरबेंस, क्षोभ मतलब जहाँ पर क्षोभ उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो, है ना, तो वो क्षोभ की श्रेणी में आता है। अब इसको डिस्टरबेंस की श्रेणी क्यों कहा गया है कि डिस्टरबेंस मीन्स क्षोभ, क्षोभ का सेंस है बाधा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारी क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी की सतह से जो हमें परत दिखाई दे, जो पृथ्वी की सतह जैसे जिसमें हम खड़े हैं, और जो भी हमें वायु का आवरण दिखाई देता है, हमारे पृथ्वी की सतह से 8 से लेकर 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर जो भी सतह होती है, ठीक है, वो क्षोभ मंडल की श्रेणी में आती है। तो हम कौन सी परत देख पाते हैं? मुख्यतः क्षोभ परत ही देख पाते हैं, क्षोभ मंडल ही देख पाते हैं, उसी को क्या कह पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो जो भी परत पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, जिसमें हम खड़े हैं, इसके पास की जो सबसे जो पास की परत होती है, इसे हम क्या कहेंगे? ये क्षोभ मंडल, इसे हम क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसे डिस्टरबेंस की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? डिस्टरबेंस, क्योंकि यहाँ पर कई डिस्टरबेंस पैदा होते हैं, बाधा उत्पन्न होते हैं। किन किन चीज़ों का बाधा उत्पन्न होता है? जैसे सनलाइट आती है ना, तो और मंडल में उतना सन के जो प्रकाश होता है उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे इससे गुजरेगा तो कई सारे गैस, धूल कण, है ना, ये इनसे टकराएगा बादलों वगैरह से, जो धूल कण से बने होते हैं गैस, तो इस सेंस में क्या होगा? बहुत प्रभावित होता है। तो इसकी जो लाइट होती पूरी तरीके से यहाँ पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुँच पाती है। या हम यह कह सकते हैं जो पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण का सेंस होता है कि पृथ्वी की सतह का गर्म होना, ये जो गर्म होने के बाद जो तरंगे छोड़ती है वापस, तो ये भी नियमित रूप से वापस नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमें डिस्टरबेंस की, इसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर हम बात करें तो ये क्षोभ मंडल जो होता है, यह पृथ्वी की सतह की सबसे पास की सतह है। पृथ्वी की सतह के सबसे पास के मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन आती है, तो पृथ्वी की सतह से जो ध्रुवीय क्षेत्र पर होता है, इसकी ऊंचाई क्या होती है? 8 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी की सतह से ध्रुवीय क्षेत्र में जो इसकी ऊंचाई होगी वो 8 किलोमीटर होगी। लेकिन विषुवतीय रेखा पर, जो विषुवत रेखा होता है, वहाँ उसकी सतह से लेकर इसके जो मंडल की, पूरे मंडल की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 18 किलोमीटर। कितनी होगी? 18। 8 किलोमीटर मतलब सबसे कम ऊंचाई कहाँ पाई जाती है क्षोभ मंडल की? ये पाई जाती है आपके ध्रुवीय क्षेत्र पर, जहाँ ध्रुव पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र। और सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? आपके विषुवत रेखा के पास। मतलब पृथ्वी का जो सेंटर वाला भाग होता है, वहाँ पर इसकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण जो वायु होती है वो फैलती है। क्योंकि वायु जो होती, तापमान मिलने पर, उसका तापमान जब बढ़ता है तो वायु फैलने लगती है। लेकिन जैसे ही तापमान कम करेंगे तो पृथ्वी क्या होगी, वो वायु क्या होगी? सिकुड़ेगी और नीचे की ओर क्या करेगी? दबाव लगाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है? बहुत दबाव होता है। कहने का सेंस है कि जो उसकी ऊंचाई होती है, जैसे ये पृथ्वी की सतह है और उसकी ऊंचाई क्या होगी? दबाव पड़ेगा नीचे की ओर, तो क्या होगा? ध्रुवीय क्षेत्र पर सबसे कम इसकी ऊंचाई होगी। अब विषुवतीय क्षेत्र पर उसकी ऊंचाई क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो कभी प्रश्न ये आता है, अक्सर प्रश्न पूछा गया ये, कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे कम किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा विषुवतीय क्षेत्र में। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है इसमें पूछेगा औसत ऊंचाई। क्या पूछेगा? औसत ऊंचाई। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 12 से लेकर 14 या 12 से लेकर 14 किलोमीटर यू कैन से, आप कह सकते हैं कि 12 से लेकर 14 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होगी, ठीक। ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। तो औसत ऊंचाई कितनी होगी? 12 से 14 किलोमीटर होगी। अब क्षोभ मंडल में हम तापमान देख लेते हैं। तापमान, इसमें क्षोभ मंडल के जैसे पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। या कह सकते हैं तापमान में क्या आती है? कमी आती है। मतलब प्रति 165 मीटर, 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है? कमी आती है। या हम यह कह सकते हैं कि 1000 मीटर में
अप्रॉक्सीमेटली 6.5 डिग्री सेल्सियस इतने तापमान की क्या होती है, कमी होती है। मतलब पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या पाएंगे, हम कमी पाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों आखिर तापमान में कमी क्यों होती है? तापमान में कमी इसलिए होती है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। अब वो क्या करता है, तापमान को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी की सतह पर ज़्यादा पाई जाती है, उसका घनत्व ज़्यादा पाया जाता है तो ज़्यादा अवशोषित करता है, इस कारण वहाँ पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती जाएगी और उसी आधार पर तापमान में भी कमी आती जाएगी। कहने का सेंस है, जब हम क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी सतह पर जाते हैं तो वहाँ पर -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम खड़े हैं, हम जैसे ही ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो हर एक 165 मीटर में या हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्रति 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगी, तापमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। अब इसमें यही है, आप समझ रहे हैं। अब इसमें जो और इम्पोर्टेंट बात है, जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है, मानसून संबंधित जो घटनाएं होती हैं, मानसून संबंधी जो घटनाएं होती हैं सब कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। जैसे आंधी हो गया, बरसात हो गई, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, वाटेवर जो भी आपके मौसम संबंधी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सभी किस में आ जाएंगी, क्षोभ मंडल में आएंगी, क्षोभ मंडल में वो पाई जाती हैं। आपको तो 3 चीज़ें ढंग से याद रखनी है। पहली बात, इसकी क्षोभ मंडल की सबसे कम ऊंचाई जो पाई जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा विषुवतीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 12 से लेकर 14 किलोमीटर। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो इसमें पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षोभ मंडल में जो तापमान की कमी होती है प्रति 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है, कमी पाई जाएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जिसको याद रखना है, जितनी मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं वो सब इसी मंडल पर पाई जाएंगी। मौसम संबंधी घटनाएं आप जानते हैं, जितने भी जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात या बरसात, ये सब किस में आएंगी, क्षोभ मंडल में आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लीजिए कि यहाँ पर भी वायुयान उड़ाया जाता है ना, लेकिन स्थानीय होते हैं, बहुत ही जो ज़्यादा दूरी की होती है वो समताप मंडल में उसको क्या होगा, उड़ाया जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने समताप मंडल की ओर। तो क्षोभ मंडल में हमने बात कर लिया है जितना भी हमें करना था। ठीक है। तो क्षोभ मंडल के बारे में आप समझ चुके होंगे, नहीं समझेंगे दोबारा आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। दूसरा जो है आपका समताप मंडल, क्या है, समताप मंडल, या इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसको समताप क्यों बोला जाता है? समताप का मतलब होता है समान ताप, ऐसा मंडल जिसमें समान ताप पाया जाए, मतलब तापमान ना तो घटे ना बढ़े, उस मंडल को हम समताप मंडल की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम बताएंगे। ठीक है। तो समताप मंडल में क्या होगा, समान ताप पाया जाएगा। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, यहाँ पर वायुमंडल या मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो ना के बराबर होती, मतलब नहीं होती हैं। इसलिए यह वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल की तरह काम करती है। मतलब ये कहते हैं कि समताप मंडल में वायुयान क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। या अपने दिमाग में ये रखिएगा, जो वायुयान उड़ाया जाता है, क्वेश्चन आता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है मुख्यतः, तो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। अब अपने दिमाग में रखिएगा, है ना। मैंने आपसे ये भी बताया क्षोभ मंडल में भी उड़ाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम दूरी जब तय करनी हो तब क्षोभ मंडल में उड़ाते हैं। या स्थानीय प्रकार के जो
दूरी तय करनी होती है, तो वहाँ पर क्षोभ मंडल में अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं दूर जाना हो तो पायलट क्या करेगा, इसको समताप मंडल की ओर इसको क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो समताप मंडल में वायुयान क्या की जाती हैं, उड़ाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं, डिस्टर्बेंस नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस पाई जाएगी तो वायुयान वगैरह उड़ेंगे तो उसके सामने समस्या होगी और प्लेन क्रैश हो सकता है, इससे दुर्घटना हो सकती है। ठीक, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें करनी है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत। अब ओजोन को हम O3 कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, O3, मतलब O प्लस O प्लस O इक्वल टू O3, मतलब 3 ऑक्सीजन के जब एटम मिलते हैं तो वो ओजोन का निर्माण करते हैं। इसमें बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन टूट नहीं जाते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जो अब हम ओजोन परत के बारे में बात करेंगे स्पेशली, तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब ओजोन परत का जो देखते होंगे, जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से क्या करती है, रोकती है। मतलब पृथ्वी की सतह पर जाने से क्या करती है, रोकती है। अगर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें इतने नुकसानदायक इसमें वेव्स पाए जाएंगे जो हमें कैंसर संबंधित बीमारियां क्या कर देती हैं, उत्पन्न कर सकती हैं। या हम यह कह सकते हैं कि हमें इससे कई सारी बीमारियां, अनुवांशिक संबंधित कई सारी बीमारियां क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सूर्य की किरणों से आने वाली पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती हैं, उसका अवशोषण कर लेती हैं, जिसके कारण ओजोन परत का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यह समताप मंडल का एक प्रकार का ये भी एक परत है। कई किताबों में आपको इसको अलग पर मंडल के रूप में डिफाइन किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी या मेरे हिसाब से मैंने इतना अध्ययन किया, उसको समताप मंडल में उसको ओजोन परत को रखेंगे। हमने आपसे कहा था कि समताप मंडल में जो तापमान होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो समताप मंडल का ऊपरी सतह होती है, ऊपरी परत होती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, यहाँ पर तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। इसलिए जैसे ये किरणों को वो अवशोषित करेगी तो उसका तापमान, स्वाभाविक से उसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो समताप मंडल की ऊपरी परत का तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब इतनी बात समझ में आई है ना। तो ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से क्या करती है, रोकती है, और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समय ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है, क्षरण। क्यों, कौन सी गैस प्रमुख उत्तरदायी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने नाम सुना होगा, जिसकी उत्पत्ति जो कहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, जैसे फ्रिज हो गया है ना, या जैसे हम लोग फ्रिज, कूलर, फ्रिज, AC वगैरह जो यूज करते हैं, उनकी गैसेस के रूप में कौन सी गैस निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब समताप मंडल में पहुंचती हैं तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको पतली करती जा रही हैं। अब ये पतली परत करती जाएंगी, क्या है नुकसान, किसको होगा, हम ही को होगा, क्योंकि जो ये तापमान रोक रही हैं, तापमान जो सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, फिर उनमें उतनी क्षमता नहीं हो जाएगी, रहेगी ना। और क्षमता नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये जो होगा अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगे, पृथ्वी की सतह पर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, वही जो समस्या नहीं होनी है वही समस्या होने लगेगी। तो जो ओजोन परत की क्षरण का मतलब होता है उसकी जो परत, उसकी मोटाई में क्या आना, कमी आना। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, उसकी इकाई क्या होती है, डॉप्सन। थोड़ा आप इसको भी देख लीजिएगा, डॉप्सन इकाई जो होती है ओजोन परत की मोटाई को क्या करती है, मापती है। ठीक है, तो ओजोन परत का क्षरण दिन प्रतिदिन इसका हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत बृहत मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो ओजोन परत के क्षरण में कौन सी गैस मुख्यतः उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ओजोन परत हो गया।
अब एक इम्पोर्टेंट और चीज़ समझ लीजिए कि ओजोन परत की जो आपका जो पाया जाएगा उसकी जो ऊंचाई होगी 30 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह के 30 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। 30 से 50 किलोमीटर के बीच में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। असमताप मंडल की अगर पूरे हम ऊंचाई की बात करें 8 से लेकर 50 किलोमीटर या 18 से लेकर 50 से 60 किलोमीटर, आप ये कह सकते हैं ओजोन परत की जो समताप मंडल की जो मैक्सिमम हाइट है 50 से 60 किलोमीटर है। कितना है? 50 से 60, या आप ये कह सकते हैं 18 से 50 या 8 से 50, 50 से 60 आप दोनों बीच में ले सकते हैं। ठीक है, ये समताप मंडल की बात कर चुके हैं। उसके बाद जो तीसरा मंडल आपका मुख्यतः आता है वो आता है मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता नहीं रखती है, लेकिन इसकी भी अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो तीसरा क्या है आपका? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल किस लिए जाना जाता है? अब इसको मीजोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीजोस्फेयर, है ना, मीजोस्फेयर इसको कहते हैं इंग्लिश में। मध्य मंडल, मध्य मंडल में सबसे कम तापमान पाया जाता है। वह मंडल जिसमें एक सबसे कम तापमान पाया जाता है उसे हम मध्य मंडल कहते हैं। ये माइनस में पाया जाता है 150 से लेकर -270 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाई जाती है। आई थिंक मतलब मेरा कहने का मतलब है आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि उस वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें सबसे कम तापमान पाया जाता, तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य मंडल होगा। ठीक, ये आपका केवल इतनी ही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मध्य मंडल। और साथ इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें उल्का पिंड का घर्षण पाया जाता है। उल्का पिंड का क्या होता है? घर्षण पाया जाता है, जिसके कारण उल्का पिंड यहाँ पर क्या होते हैं? टूटते हैं। कहने का सेंस ये है जो आपका ब्रह्मांड, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या होता है? बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिंड, उसमें आपके ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, है ना, उसी में आपका तारे आते हैं। तो सभी किसमें? पिंड में, सेलेस्टियल बॉडीज़ में आ जाती हैं। तो उसके अंतर्गत जो पिंड होता है उसमें उल्का पिंड क्या करता है? वायु में घर्षण करते हो। मान लीजिए कई सारे उल्का पिंड हैं, तो उल्का पिंड क्या होता है? वो भी मूव करते रहते हैं। तो कोई उल्का पिंड मान लीजिए पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो पृथ्वी की तरफ आने से पहले वो क्या करेगा? वायुमंडल की परतों से क्या करेगा? घर्षण करेगा। जो मेनली घर्षण करता है वो मध्य मंडल में करता है। यहीं पर उल्का पिंड क्या होते हैं? उनका घर्षण होता है, जिससे लाइट उत्पन्न होती है ना। इसको हम देखेंगे, अरे कहते हैं कि ये राक्षस है ना, ऐसे बोला जाता है। या कभी कभी हम टूटते हुए तारे की संज्ञा दे देते हैं कभी कभी, और बाकी पुच्छल तारा होता है। उस समय देखा जाए तो मध्य मंडल की ये विशेषता है कि इसमें उल्का पिंड का घर्षण पाया जाता है, जहाँ उल्का पिंड क्या होते हैं? टूटते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच, या 80 से 90 किलोमीटर के बीच इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। 50 से 60 किलोमीटर से लेकर के 80 से 90 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल की प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें तापमान सबसे कम पाया जाता है अन्य मंडलों की तुलना में। उसके बाद हम आते हैं आयन मंडल की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ या आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, उसमें आयन मंडल का बहुत ही बड़ा क्या है? योगदान है। ठीक है, कैसे? चौथा जो है आयन मंडल। आयन मंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। इसको आयन मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो गैस पाई जाती है, यहाँ पर जो गैस पाई जाती है वो अपने आयनों में, मुक्त आयनों में क्या होती हैं? विभक्त हो जाती है। मुक्त आयन समझ रहे हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, ये कहने का सेंस है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या होना, वहाँ पर उसका विखंडन हो जाना, मतलब आयनों में टूट जाना, एकदम बिखर जाना। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो गैसेज यहाँ पर पाई जाती है अधिक मात्रा में, वहाँ पर सूर्य का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ जो गैस होती हैं अपने कंपोजिट फॉर्म में ना होकर के वो क्या होती हैं? टूटने लगती हैं और आयनों में क्या होती हैं? विभक्त होने लगती हैं। और यही आयन जो रेडियो तरंगे होती हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं मोबाइल से, उसमें वायुमंडल का भी योगदान है, लेकिन आयनमंडल जो होता है मुख्यतः
रेडियो वेव्स, जो रेडियो तरंगे होती है उसको परावर्तित करने क्या करती हैं, काम करती हैं। इसमें आयन मंडल में भी कई सारे परत पाई जाती हैं, जैसे डी हो गया, ई परत हो गया, एफ परत हो गया, लेकिन हम उसके बारे में अभी बात नहीं करने वाले। जी परत, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो आपका आयन मंडल में आयन गैस जो होते हैं आयनों में मुख्यतः विभक्त हो जाते हैं, और जो रेडियो तरंगे, जो भी रेडियो वेव्स होती हैं उसको परावर्तित करने का काम करते हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, जैसे रेडियो सुनते हैं, ठीक है, बात करते हैं, है ना, या अन्य चीज़ें जो होती हैं, मोबाइल वगैरह जो मीडिया वगैरह का यूज करते हैं, उसमें आयन मंडल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो उसमें वेव्स निकलती है, वही वेव्स वहाँ से जाके परिवर्तित होकर दूसरे के पास पहुँचती है। तो आयन मंडल में आपको दिमाग में ये केवल रखना है कि यहाँ पर क्या होती है, रेडियो तरंगे क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो आपका पांचवा है बाह्य मंडल। कौन सा है, बाह्य मंडल। तो पांचवा जो है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल की बात करें तो बाह्य मंडल को हम कहेंगे एग्जोस्फेयर, है ना, एग्जोस्फेयर। अब देखिए बात ये होती है, इसको वायुमंडल में सबसे मुक्त या कहेंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है। जितने हल्की गैसें होती हैं, जितनी हल्की गैसें होती हैं वो आपके सबसे वायुमंडल मतलब सबसे ऊपरी मंडल में पाई जाएंगी, ठीक है। वायुमंडल का रोल क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है कि जो भी हम सैटेलाइट उपग्रह, आप जानते होंगे, इसरो का नाम सुने होंगे, तो उपग्रह का जो प्रक्षेपण करते हैं वो कहाँ पर करते हैं हम लोग, वायुमंडल पर करते हैं। जो उपग्रह का जो हम प्रक्षेपण करते हैं, जो सैटेलाइट होती है उसका जो प्रक्षेपण करते हैं वो कहाँ पर करते हैं हम लोग, वायुमंडल में करते हैं, है ना। तो इतनी सी बात हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ों में हमने ये बात किया, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तापमान जो होगा आपका क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ क्या होगी, यहाँ पर घटेगी, मतलब पृथ्वी की सतह पर ज़्यादा होगा, जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, वो माइनस में पहुँच जाएगा। लेकिन जैसे हम समताप मंडल में प्रवेश करेंगे तो मौसमी संबंधी घटनाएं न होने के कारण, धूल कण जलवाष्प न पाए जाने के कारण यहाँ पर क्या होगा, समताप मंडल में तापमान जो होगा एकदम स्थिर होगा। लेकिन जैसे ही ओजोन परत आएगी तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना स्टार्ट करेगी, तो इस सेंस में पराबैंगनी किरणें जो अवशोषित करती हैं, इस सेंस में यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे हम नेक्स्ट मंडल में चलते हैं, मध्य मंडल में चलते हैं, तो यहाँ पर तापमान की क्या होने लगती, फिर कमी आ जाएगी, ठीक है। अब फिर हम जैसे आयन मंडल में पहुँचते हैं तो आयन मंडल में भी तापमान जो होता है ये मध्य मंडल तुलना में ज़्यादा होता है, जिस सेंस में सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र गति में पहुँचती है, मतलब बहुत उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जिससे गैस वो क्या होते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। वायुमंडल जो होता है उसमें भी तापमान अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब गैसों की बात कर लें तो गैस जो होता है मंडल की, जो भी उसके वायुमंडल की ऊंचाई के आधार पर गैसों जो होती हैं, सबसे भारी गैसें सबसे नीचे वाले मंडल में पाई जाएंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। तो ये सबसे भारी गैसें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह के आसपास पाई जाएंगी या निचले वाले मंडल में पाई जाएंगी। और जो सबसे हल्की गैसें होंगी, धीरे धीरे गैसें क्या होंगी, हल्की होती जाएंगी और ऊपरी वाले वायुमंडल में या वायुमंडल में या आयन मंडल में क्या होंगी, पाए जाएंगे, ठीक। एक बात और करनी थी कि जो आपका समताप मंडल है ना, समताप मंडल जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टर्बेंस का सेंस ये है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं पाया जाएगा। अब वायुयान की उड़ाने की यहाँ पर मनोदशा पाई जाती है, उचित मनोदशा पाई जाती है, या जेट वायुयान, जेट वगैरह जो उड़ाए जाते हैं वो यहीं पर उड़ाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हमने क्या क्या बात किया, पहले हमने पर्यावरण के बारे में जाना, पर्यावरण के बाद हमने ये जाना कि पर्यावरण को हमने मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया, एक प्राकृतिक पर्यावरण जिसे हम भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, उसके बाद हमने देखा एक मानवीय पर्यावरण होता है। दोनों में मानव का हस्तक्षेप होता है, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण में ना के बराबर और उसमें सबसे ज़्यादा। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण को हमने 4 में विभक्त किया, एक जीव मंडल है ना, जैव मंडल, एक जल मंडल, एक वायुमंडल, एक स्थल मंडल।
अब जैवमंडल का सेंस है जीव से, और जीव का जो संभव हो पाएगा वो तीनों के समावेशन। जब जल मिलेगा, स्थल मिलेगा, वायु मिलेगा, तभी जीव की उत्पत्ति की कल्पना की जा सकती। मतलब तीनों का समावेशन वहाँ पर पाया जाता है, जो क्या करती है, निर्माण करती है जैवमंडल का। और यहाँ पर हमने जो बात किया वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल में जो वायु होता है वो गैसों का मिश्रण होता है, या वायु जो होता है वो गैस, जलवाष्प और धूल कणों का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसके बाद हमने वायु को जाना कि वायु में किन किन गैसों की मात्रा क्या पाई जाती है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी, जो लगभग 79%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास, और ऑक्सीजन लगभग 21% या 20.95% पाई जाती है। उसके बाद हमने वायुमंडल की परतों के बारे में बात किया, क्योंकि वायुमंडल में उनके गैसों में गुणों, वायुमंडल में पाए जाने वाली उनके गैसों के गुणों के आधार पर उनको मुख्यतः 5 परतों पर क्या किया गया, बांटा गया है। ठीक है, पहला हमने क्या बताया आपसे, पहला जो आपका क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल जो होता है, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। बाह्य मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। आपकी ऊंचाई क्या है, क्षोभ मंडल की लगभग 0 से लेकर 8 से 18 किलोमीटर के बीच। उसके बाद हम समताप मंडल 8 से 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच। और ये जो मध्य मंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर से लेकर 80 से 90 किलोमीटर के बीच। और वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच, और 640 किलोमीटर से ऊपर क्या है, वायुमंडल। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया उसको ज़रूर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।